नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम देखेंगे पार्ट 1 यानी चैप्टर 3 का ये पार्ट 1 होने वाला है। जिस तरीके से हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 को हर पार्ट में कवर किया था, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके कवर किया था, ऐसे हम चैप्टर 3 को भी कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में चैप्टर 3 के हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो कुछ इस प्रकार है। विद्युत धारा क्या होती है और इस पर आधारित करेंगे आंकिक प्रश्न। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर अनुगमन वेग की बात करेंगे और साथ में इसका सूत्र ड्राइव करेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है। इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में आता ही आता। मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी बोर्ड आपको जरूर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछता है। आगे बात करेंगे मुक्त माध्य पथ की और फिर बात करेंगे श्रांति काल की। ठीक है, तो यहाँ पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले का रिवाइज करा देता हूँ कि चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में हमने पढ़ा क्या था। तो चैप्टर 1 में चैप्टर 2 में हमने जो पढ़ा था वो आवेश के बारे में पढ़ा था, और आवेश था ब्राह्म अवस्था में। कैसा था? ब्राह्म अवस्था में था। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। अब बात करेंगे कि आवेश चलने लग जाए तो क्या होगा। आवेश रुका हुआ है और फिर आवेश चलने लग जाए तो क्या होगा। तो आवेश जब चलता है तो बनती है विद्युत धारा, जो कि चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो ब्राह्म अवस्था में पढ़ते हैं और एक कैसा पढ़ते हैं हम, गति की अवस्था में। तो जब ब्राह्म अवस्था में होता है आवेश कैसा होगा? ब्राह्म अवस्था में। तो ब्राह्म अवस्था, तो जब ब्राह्म अवस्था में होगा यानी एट रेस्ट पर होगा, तो इसका जो अध्ययन करते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी में करते हैं। किस में करते हैं? स्थिर वैद्युतिकी में। अब स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हम सिर्फ ब्राह्म अवस्था का अध्ययन करते हैं आवेश का, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने पढ़ चुके हैं अब तक। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को हम पढ़ चुके हैं स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। अब बात करेंगे कि आवेश जब गति करने लग जाए तो क्या होगा। तो आवेश क्या हो? गति की अवस्था में आ जाए। किस अवस्था में आ जाए? गति की अवस्था में। तो ध्यान से सुने इस बात को, आवेश जब गति की अवस्था में होगा तो गति दो प्रकार की होती है आवेश की। कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। अब कौन सी दो प्रकार की होगी? पहली, एक तो आवेश जो है नियत वेग से चलेगा। कैसे चलेगा? नियत से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर इसकी गति कैसी है? नियत है, तो नियत वेग से। नियत वेग से। अब नियत वेग का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं कांस्टेंट। नियत को क्या कहते हैं भाई? कांस्टेंट कहते हैं। तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी नियत वेग से चलेगा। नियत का मतलब है उसमें कोई बदलाव ना आए। जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई भी बाइकर जो बाइक चला रहा है, उसकी स्पीड अगर मान लीजिए 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, तो अगले सेकंड में भी 1 मीटर चलेगा, अगले सेकंड में भी 1 चलेगा, अगले सेकंड में भी 1 चलेगा। मतलब हर सेकंड में 1 मीटर ही कवर करेगा। तो हर सेकंड में 1 मीटर कवर करेगा, इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। तो एक तो नियत वेग से चलता है। जब वो नियत वेग से चलता है तो इसका जो अध्ययन करते हैं हम विद्युत धारा के अंतर्गत करते हैं। ध्यान समझना इस बात को। अंग्रेजी में हम इसे कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह सकते हैं इसे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, वो यहीं से आया है। यानी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है। क्या होती है? एक शाखा होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक पार्ट है ये विद्युत धारा। ये कब आएगा? जब नियत वेग से चलता है। ध्यान रखना, इस चैप्टर में आवेश की अगर गति की बात होगी तो आवेश जो है कांस्टेंट वेलोसिटी यानी नियत वेग से चलता हुआ मिलेगा। आपको महसूस हो ना हो, पूरे चैप्टर में आवेश नियत वेग से चलेगा। इतनी बात समझ गई। दूसरी बात, अब नियत ना हो तो कैसा होगा? परिवर्ती। जो गति होगी उसकी कैसी होगी? परिवर्ती होगी। तो यहाँ पर लिखता हूं परिवर्ती, या त्वरित भी कह सकते हैं इसे। कैसी कह सकते हैं? त्वरित गति। परिवर्ती या त्वरित गति होगी आवेश की। तो परिवर्ती या त्वरित गति होगी। तो इसका जो अध्ययन करते हैं हम करते हैं वैद्युत चुम्बकत्व में। किसमें करते हैं? वैद्युत चुम्बकत्व में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थोड़ा सा इंग्लिश लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनको नाम को आप लिख लीजिए। तो इसका मतलब हुआ आवेश ब्राह्म अवस्था में होता है। इसको हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। आवेश जब गति करेगा तो गति एक नियत वेग से होगी, परिवर्ती या त्वरित होगी। जब वो नियत वेग से गति करेगा तो उसे पढ़ेंगे विद्युत धारा में, और विद्युत धारा आपका चैप्टर नंबर 3 है। इसके बाद जो आएंगी बातें, जैसे चैप्टर नंबर 8 जो है, 8वां जो चैप्टर है,
वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का है वो इस हिसाब से चलेगा कि इसमें जो है आवेश जो है त्वरित गति से चलेगा, परिवर्ती गति से चलेगा, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसके बाद की कहानी यहाँ पढ़ेंगे। तो अभी हम कहाँ पे, इस जगह पर पहुंच चुके हैं, ये पहले कंप्लीट कर लिया, अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा की परिभाषा आपको याद ही होगी क्लास 10 से ही कि आवेश प्रवाह की दर को अगर परिभाषा की बात कर लें तो आप सीधा सीधा लिखोगे, क्या लिखोगे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। छोटी आई लिखी है, यहाँ बड़ी आई लिखी है। राशि कैसी होती है, ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। अब बात ये आती है अदिश राशि क्यों है, जबकि विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसका डिस्कशन अभी करेंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। तो धारा का जो सूत्र होता है वो होता है I बराबर Q अपॉन T। क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। और यहाँ से अगर मात्रक की बात कर लें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का क्या होता है, कूलाम। और यहाँ पे टाइम यानी समय का होता है सेकंड, और इसी को हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं भाई, इसे एम्पियर। तो एम्पियर को दिखाते हैं ए से। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मात्रक की बात आए, किसकी बात आए, मात्रक की, तो यहाँ पर हम मात्रक लिख लेंगे कि 1 कूलाम बट्टे 1 सेकंड बराबर होता है 1 एम्पियर के। आता है, बोलते हैं कितने एम्पियर का करंट आ रहा है, या आपका जो मोबाइल का चार्जर होता है वो कितने एम्पियर का है। तो एम्पियर किसका मात्रक है, करंट यानी विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब इस फॉर्मूले को हम याद करके ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है Q बराबर क्या होता है, N ही होता है, चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर Q अपॉन T, और Q की जगह लिख देंगे हम N अपॉन T। और N क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है यहाँ पे भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यहाँ पर, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और T क्या है, समय। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लिख सकते हैं, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और T क्या है यहाँ पे, समय। तो ये क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बात कर रहे थे हम राशि अदिश क्यों है, तो ये अदिश राशि क्यों है। देखिए, धारा के पास जो है, कौन सी धारा की बात हो रही है, विद्युत धारा की बात हो रही है। तो विद्युत धारा के पास परिमाण भी होता है, क्या होता है, परिमाण भी होता है, और दिशा भी होती है, दिशा भी होती है, और परिमाण भी होता है। फिर भी ये राशि कैसी है भाई, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि क्यों है, क्योंकि अगर कोई रीजन पूछता आप लिखते हैं क्योंकि। देखिए, कोई भी अदिश राशि जो होती है वो अदिश इसलिए होती है क्योंकि वो जो है सदिश नियम का पालन नहीं करती। सदिशों के जो योग के नियम है उनका पालन नहीं करती है, और जो सदिश के योग के नियमों का पालन करती हैं राशियां, वो सदिश राशियां होती हैं। तो ये अदिश राशि क्यों है, क्योंकि यह सदिशों के योग के नियमों कौन कौन से होते हैं नियम। देखो, एक तो होता है त्रिभुज का नियम, क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। एक होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम, क्लास 11 में पढ़ लिया होगा आपने। तो समांतर चतुर्भुज का नियम या बहुभुज का नियम, तो इन नियमों का पालन नहीं करते क्योंकि यह सदिशों के योग के नियमों का पालन नहीं करती है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, कोई पूछे कि ये राशि अदिश क्यों है, तो आप कहेंगे क्योंकि यह सदिशों के योग के नियमों का पालन नहीं करती। सदिशों के योग के नियम क्या होता है, त्रिभुज का नियम होता है, और समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। अब समांतर चतुर्भुज का नियम जो होता है, ये इसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट में पहले वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस यहाँ लिखते हैं 2ab cos थीटा। आप इसको याद कीजिए, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपसे कि ये पालन नहीं करती है, तो एग्जाम्पल में बता दूं, जैसे मान लीजिए एक तार ये है और इसमें 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है, और एक तार ये है, इसमें 5 एम्पीयर करंट आ रहा है। दोनों के बीच का कोण 60 अंश है। कितना है, 60 अंश। और यहाँ पर जो है ये जो करंट है जुड़ के आएगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा, इस तार में 7 एम्पीयर जाएगा।
अगर ये 7 एम्पियर नहीं जाता, अगर ये 7 एम्पियर नहीं जाता तो ये जो है 2 एम्पियर और 5 एम्पियर एक सदिश की तरह काम करते हैं। अगर हम धारा को सदिश राशि मान लें तो इसका फॉर्मूला ये निकलता है कि परिणामी धारा ये तीसरे तार में जाएगी, ये 2 एम्पियर एक तार में आ रही है, 5 एम्पियर एक में आ रही है, ये दोनों मिलके 7 एम्पियर हो गया। अब ये दोनों जुड़े हैं, तो जुड़े हैं इसका मतलब सदिश नियमों का पालन नहीं किया। अगर सदिश नियमों का पालन करते तो कैसे आंसर आता? तो आंसर इसका ऐसे आता, अंडर रूट में ए स्क्वायर, इसको ए कह देते हैं हम, ए वेक्टर, और इसको क्या कह देते हैं हम, बी वेक्टर। दोनों सदिश राशि होती। अब सदिश राशि होती क्योंकि दोनों धारा हैं, दोनों तारों में क्या है, धारा है, तो ये सदिश राशि होती तो हम इस फॉर्मूले लगाते हैं, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह ये आता, इंटू बी की जगह ये आता, और इंटू कॉस, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में 60। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, और इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जाता, इस तरीके से इनको सॉल्व नहीं किया जाता। इसलिए हम कहते हैं कि धारा जो है अदिश राशि है। अगर मान लीजिए ये प्रश्न एमसीक्यू में आए, किस में आए, एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू में आएगा अगर आपको ऑप्शन में प्रदिश दिया है, क्या दिया है, प्रदिश राशि, क्या दिया है आपको, प्रदिश राशि। नंबर 2 अगर दिया है अदिश राशि, इन दोनों में कोई एक देगा। अगर ये दिया है तो पहले इसे टिक करें, और अदिश दिया है तो फिर अदिश को टिक करें, और इनके अलावा किसी को टिक ना करें। अगर ये ऑप्शन में दोनों ही हैं तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा दोनों, तो आप दोनों को तीसरे ऑप्शन को टच कर दें कि दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, यानी जो धारा है वो प्रदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, प्रदिश राशि होती है। प्रदिश राशि का मतलब जिसके पास परिमाण भी हो, दिशा भी हो, परिमाण भी हो, दिशा भी हो, और सदिश के योग के नियमों का पालन ना करती हो, जैसे दाब होता है। ये आप बहुत बड़ी क्लासों में जब जाओगे तब आप पढ़ने के लिए मिलेगा आपको प्रदिश राशि क्या होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि धारा कैसी राशि, अदिश राशि क्यों, उसका रीजन हम आप लिख सकते हैं। धारा का जो फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T होता है, मात्रा कूलम बट्टे सेकंड या एम्पियर होता है। इस तरीके से Q बराबर N लगाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये हमने बात कर ली किसकी, धारा की बात कर ली, यानी विद्युत धारा की बात होगी। अब बात ये आती है कि विद्युत धारा का औसत मान क्या होता है और तात्क्षणिक मान क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम औसत की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, औसत धारा, तो औसत धारा की जो बात करते हैं, औसत धारा, औसत को हम कहते हैं एवरेज, क्या कहते हैं, एवरेज करंट। तो जब एवरेज करंट की बात करेंगे तो इसका जो सिंबल होगा, देखो आई से दिखाते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम AVG, क्या लिख देंगे, इसको बोलेंगे एवरेज। एवरेज का मतलब औसत, तो ये होता है डेल्टा Q बट्टे डेल्टा T। आपने पढ़ा होगा औसत चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय कहते हैं। इसी तरीके से औसत धारा होती है, यानी ये क्या, आवेश प्रवाह होने वाला, तो कुल कितना आवेश प्रवाह हुआ, कुल कितने समय में, कुल कितना आवेश प्रवाह हुआ, कुल कितने समय में, तो इसको कहते हैं हम औसत धारा। नंबर 2 अगर हम बात कर लें तात्क्षणिक धारा की, किसकी बात कर लें, तात्क्षणिक धारा की, तो देखिए तात्क्षणिक धारा जो होती है ये किसी निश्चित समय में पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए ये तार है, अब इस तार के इस सिरे पर इस वाले हिस्से में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इधर गए, इस सिरे से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो 1 सेकंड में हमने देखा, मान लो कितने भी चले गए तो उन्होंने करंट कितना बनाया। 1 सेकंड में किसी भी तार के एक सिरे का मतलब जो परिच्छेद काट का क्षेत्रफल होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे तार बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये मान लीजिए तार है और ये हिस्सा तार का होता है, इसे कहते हैं परिच्छेद काट का क्षेत्रफल। ऐसे इसमें बहुत सारे होंगे, कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए। अब मैंने आपसे कहा कि इस हिस्से में से कितना करंट बाहर आया, इस हिस्से से कितना करंट बाहर आया 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना करंट आया, उस धारा के मान को हम तात्क्षणिक मान कहेंगे। अब मान लीजिए कोई पूछे मैं 2 सेकंड में पूछूं, 2 सेकंड में भी तात्क्षणिक मान कहेंगे। मतलब किसी विशेष समय पर, जैसे 1 सेकंड में कितना गया, 2 सेकंड में कितना है, 3 में कितना है, 5 सेकंड में कितना है, 10 सेकंड में कितना है, 1 मिनट में कितना है, 1 घंटे में कितना है। तो इसका मतलब ये आया कि एक निश्चित समय पर, कितने समय पर, एक निश्चित समय पर धारा कितनी प्रवेश कर रही है एक इसके परिच्छेद काट के क्षेत्रफल से, परिच्छेद काट के क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवेश कर रही है, यहाँ से यहाँ तक कितनी पार गई धारा, उसको कहते हैं तात्क्षणिक मान। और तात्क्षणिक मान को हम लिखते हैं dQ बट्टे dt, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस बात को आप याद रख लें। इन दोनों पे करते हैं हम एक सवाल, ताकि आपको ये समझ में आया किस तरीके से इनके प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखिए
पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणा 10⁻15 चक्कर लगाता है। तो देखिए ये आपको सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है, क्या लिखना है, दिया है। तो n का मान आपको दिया है, चक्कर प्रति सेकंड आ जाए तो समझ जाओ n का मान है तो 6 गुणा 10⁻15 चक्कर। ये क्या है, 6 गुणा 10⁻15 चक्कर हो गए n का मान। अब ये कह रहा है वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा, आपको बताना है I का मान क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दिया है यानी E का मान जो होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम दिया है। तो देखिए हमें धारा निकालनी है, धारा का फॉर्मूला I = Q/T होता है। Q का मान कहीं दिया, नहीं दिया, तो Q का मान नहीं दिया, Q = क्या लिख देंगे, NE/T। अभी बताया था क्या लिख देंगे, NE/T। अब n का मान कितना है भाई, n का मान ये आपको दिया है, जब भी चक्कर की बात हो n का मान है, जब भी चक्कर की बात हो वो n का मान है। अब बात करेंगे यहाँ पे E कितना है, 1.6 गुणा 10⁻−19 और बट्टे में कर देंगे t का मतलब समय। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब है यहाँ पर हर एक सेकंड में, तो t का मान आ जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देखिए I का मान कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कीजिए, 16×5 16 × 96 हो जाएगा, दशमलव लगाना है तो यहाँ पे ये दशमलव लगा देंगे, गुणा करेंगे 15 है और ये 19 है, 19 में से 15 गए तो 10⁻⁻4 एम्पियर इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है इस वाले फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अभी बताया था तात्क्षणिक धारा और औसत धारा का सवाल कैसे करें उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए ये कह रहा है एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान समय t पर निम्न पर निर्भर करता है। ये Q का मान आपको दिया है, किसका मान दिया, Q का। अब आपसे पूछा क्या, यहाँ पर आपसे पूछा है, सबसे पहले आप दिया है लिखेंगे, दिया है क्या, Q का मान, तो यहाँ पर Q का मान लिख लेंगे। आएगा t = 1 सेकंड में पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा। देखिए मैंने आपको कहा था कि किसी विशेष समय पर आपको जो धारा पूछी जाएगी उसको हम तात्क्षणिक धारा कहते हैं। 1 सेकंड में पूछा है तो तात्क्षणिक धारा, वो 10 सेकंड में पूछता तो वो भी तात्क्षणिक धारा। इसका मतलब किसी विशेष समय पर पूछा गया धारा का मान तात्क्षणिक मान हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा t = 1 सेकंड पर, तो हम निकालेंगे पहला का मतलब तात्क्षणिक धारा। तो अभी बताया था I = dQ/dt इसका फॉर्मूला होता है। अब d/dt ऐसे ही रहेगा और Q का मान यहाँ पे ये दिया है, मैंने छोटा Q बनाया, प्रश्न में बड़ा दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसे छोटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा लिख सकते हैं। तो d/dt हो जाएगा, Q का मान आपको ये दिया है, यहाँ पे लिख देंगे 4t3 + 5t + 6। अब उम्मीद कर रहा हूँ आपको अवकलन आता होगा, अगर आपको अवकलन नहीं आता तो ये सवाल आपसे नहीं हो पाएगा। पहले आप अवकलन सीख लीजिए और समाकलन भी साथ सीख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में इनकी जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए I निकालेंगे, तो जब इसका करेंगे समाकलन तो 4 तो आ जाएगा बाहर और 3 पहले आ जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4×3 = 12, कितना हो जाएगा भाई, 4×3 = 12, और यहाँ पे आ जाएगा t² प्लस ये हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 0, तो I का मान इतना आ जाएगा। अब ये कहें आपके कैसे कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे उम्मीद कर रहा हूँ आपसे आता हुआ। तो सबसे पहले हम इनका अवकलन करेंगे, तो अवकलन का फॉर्मूला होता है d/dt और यहाँ पे दिया है 4t3। तो इसमें से क्या है, संख्या को कर देते हैं बाहर, संख्या को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अब ये जो फॉर्मूला बचा t वाला, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है d/dx और x⁻n। तो इसमें क्या होता है, पावर जो होती है n उसको नीचे कर देते हैं और इसमें से एक घटा देते हैं, इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये 4 ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो t x, तो यहाँ पे ये सेम है और n की जगह कितना है, यहाँ पे n की जगह यहाँ पे 3 है, तो देखो पहले n आएगा नीचे तो 3 आएगा नीचे, 3 आएगा नीचे, फिर क्या करेंगे x की जगह क्या है यहाँ पे t, तो t लिख देंगे और 3 में से 1 कम कर देंगे, 3 में से 1 कम कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 4 × 3t, 3 में से 1 गया तो 2, तो ये आ जाएगा आपका 12t²। कितना आ जाएगा, 12t² यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए कर दिया। अब ये क्या होगा, इसमें से 5 बाहर कर देंगे, जब भी ऐसा आ जाए d/dx और यहाँ पे x, यहाँ पे एक जैसा हो तो आंसर आता है 1, तो यहाँ पे 5 बाहर कर देंगे, d/dt बचेगा और t बचेगा, इसका हो जाएगा 1, और कोई संख्या होती है तो उसका आंसर 0 आता है। ठीक है, मैंने थोड़ा तेज बताया है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको आता होगा, तभी इस प्रश्न को हम सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिए कैसे करेंगे इसे।
तो आई का मान निकल के आया, इसका हो गया 12t² प्लस इसका हो गया 5, ठीक है ना। तो ये आई का मान आ गया। अब प्रश्न में पूछा था t बराबर 1 सेकंड पर, तो आपको क्या करना है, t बराबर 1 सेकंड पर t की जगह 1 लिख दो, t की जगह 1 लिख दो, ये आ जाएगा प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका देखो 12 और इसका कितना हो जाएगा 1, तो 12 गुणा 1 प्लस 5, तो ये आ गया आपका 17 एम्पियर। कितने एम्पियर आ जाएगा, 17 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि आई का मान जो आएगा वो एम्पियर में आएगा, आई का मात्रक एम्पियर होता है। दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा, यहाँ पे देखिए दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा है t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड पर औसत धारा। तो औसत धारा मैंने आपको बताई ABG लिखते हैं, और यहाँ बताया था डेल्टा Q बट्टे डेल्टा T। क्या बताया था, डेल्टा Q बट्टे डेल्टा T, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q2 माइनस Q1 बट्टे T2 माइनस T1। तो इसका मतलब ये वाला समय तो हो जाएगा T1, ये वाला समय होगा T2। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे 2 माइनस 0, क्या लिख देंगे 2 माइनस 0। तो हमें चाहिए Q2 और क्या चाहिए Q1, Q2 चाहिए और Q1। तो यहाँ पर आपको Q का मान दिया है, किसका मान दिया है, ये Q का मान दिया है, मुझे चाहिए Q2, तो यहाँ पर हमें चाहिए Q2। तो 2 का मतलब दूसरे टाइम पर, Q का मतलब दूसरे टाइम पर, तो T2 का मान कितना 2 सेकंड, तो T की जगह 2 सेकंड रख दिए, T की जगह 2 सेकंड रखिए तो Q2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और इसकी जगह 2 लिखेंगे, ये आ जाएगा। T की जगह 2 लिख दीजिए प्लस 5, यहाँ 2 लिखेंगे प्लस 6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 3 बार गुणा करना है 2 का, कितनी बार करना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6, तो ये हो गया आपका 8 दूनी 16, 8 3 24 8 4 32, ये आ जाएगा आपका 32 प्लस 10 प्लस 6, तो ये आ गया आपका 48 यानी 48 आ गया। कितना आ गया 48। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 48, कितना लिख देंगे 48, ठीक है, माइनस लगा देंगे। अब क्या करना है आपको, अब करना ये है कि Q1 निकालना है, क्या करना है Q1 निकालना है, तो Q1 निकालेंगे भाई। तो Q1 निकालने के लिए कितना समय रखना पड़ेगा, Q1 निकालने के लिए हमें समय 0 रखना पड़ेगा। तो ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा और ये बचेगा 6, तो Q1 का मान आ गया यहाँ पे 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 48 में से 6 गया तो 42 आ जाएगा, ठीक है भाई 42 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये जब डिवाइड करेंगे तो 21 एम्पियर इसका औसत मान आया। कितना मान आ गया, औसत मान इसका 21 हो गया, तात्क्षणिक मान इसका 17 हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपने पूरा प्रयास किया होगा समझने का। ऐसे प्रश्न को एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। ऐसे प्रश्न बोर्ड में कम आते हैं, फिर भी एक बार कर लीजिए, हो सकता है कभी कभी पेपर टफ आ जाए तो ऐसा हो जाए। अब बात करते हैं, देखिए अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग क्या होता है, इस चैप्टर के शुरुआती लेक्चर में हमें ये जो टॉपिक है सबसे इंपोर्टेंट है। अब तक इस लेक्चर में जो बात करेंगे पार्ट में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक अनुगमन वेग है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलेंगे, और पीछे हमने पढ़ा था कि जब भी कोई चालक होता है, क्या होता है, चालक होता है। अब चालक के पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए इस पर हमने एक वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जिसको हम कहेंगे ई बाय, ये एक वैद्युत क्षेत्र है। जैसे ही हमने यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र लगाया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। याद कीजिए चैप्टर नंबर 1 उसमें पढ़ा था आपने टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव रखा होता है तो उस पर बल आघूर्ण का मान निकाला था, फल हुआ था टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब उसमें आपने ये देखा होगा, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, आपने ये याद किया होगा कि यहाँ पर रखा था आपने प्लस आवेश और यहाँ पर रखा था आपने माइनस आवेश, कुछ ऐसा किया होगा। और इस पर जो बल लगता है वो लगता है F बराबर QE, और इस पर जो बल लगता है वो भी लगता है F बराबर QE। अब ध्यान से देखिए, ऋण आवेश है, ये वाला धन आवेश है, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में किसी भी आवेश पर जो बल लगेगा, किसी भी आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर भी होती है और विपरीत भी होती है। अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश है, वैद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश पर जो बल लगेगा ई की विपरीत दिशा में लगेगा। ई इधर है, बल इधर लगेगा, ई इधर है, बल इधर लगेगा, किसकी वजह से, ऋण आवेश की वजह से। अगर मान लीजिए धनावेश है तो जिधर ई है उधर ही बल की दिशा हो जाएगी। ये बात आपने चैप्टर 1 में पहले ही सीख ली होगी।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो इस चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उन पर बल लगने लग गया। अब बल लगने लग गया तो वो ई के विपरीत दिशा में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश की वजह से वो विपरीत दिशा में जाएंगे, तो इधर जाएंगे। ठीक है, तो इधर एक, जब ये इधर जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, जब ये इधर जाएंगे तो होगा क्या? तो होगा ये कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उन पर बल लगने लग गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन जब यहां से सब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस आवेश बचेगा। कैसा आवेश बचेगा? प्लस आवेश बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि यहाँ से ऋण आवेश गया और यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां क्या रहता है? प्लस, और जहां पे गए वहां पे माइनस। तो इस तरीके से ये एक स्थिति आ जाएगी, यानी यहाँ पे धन आवेश जम जाएगा। कौन सा आवेश जम जाएगा? धन आवेश। और यहाँ पे कौन सा जम जाएगा? ऋण आवेश। अब इसमें क्या होगा? आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया बाह्य वाला, ये वैद्युत क्षेत्र लगाया बाह्य वाला, इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आके शिफ्ट हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आके शिफ्ट हो गए, तो इसमें एक ई फिर से उत्पन्न होगा, जिसको हम कहेंगे आंतरिक। एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर। ये भी प्लस से माइनस की ओर होती है और ये भी प्लस से माइनस की ओर होगी। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि ई बाह्य जो है, ई बाह्य जो बाहर वाला वैद्युत क्षेत्र है, जो बाहर वाला वैद्युत क्षेत्र है, वो बराबर हो जाएगा ई आंतरिक के। किसके बराबर हो जाएगा? ई आंतरिक के। पर आप देख सकते हैं एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। जब हम इसको इधर लाएंगे तो कुल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी चालक के अंदर जो नेट कुल वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। यानी हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या क्या होता है ये हमें देखना है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब भी कोई चालक है, चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस पर हम वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र हमने इस साइड दिखा दिया जो कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। इसकी वजह से क्या हो, इसके अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस सिरे पर आके जम जाएंगे और धन आवेश इधर रह जाएगा। अब इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि धन से ऋण की ओर होगा। इन दोनों का मान बराबर होगा और विपरीत होगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हम ये मान के लेंगे हकीकत है कि इस चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, यानी वैद्युत क्षेत्र नहीं है तब। तो होता क्या है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो चल पा रहे होंगे, क्या वो गति कर रहे होंगे, क्या वो रुके हुए होंगे? जब वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है, इसका मतलब जब वैद्युत क्षेत्र 0 है तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या अब वो गति कर रहे हैं, चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? इसका जवाब आप दीजिए। नहीं तो सुन लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं है, फिर सुनिए, वैद्युत क्षेत्र लाया तो इलेक्ट्रॉन पे बल लगा, वैद्युत क्षेत्र लाया तो इलेक्ट्रॉन पे बल लगा और वो इधर चलने लगे। अब हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र हो गया 0, तो वैद्युत क्षेत्र 0 हो गया तो क्या इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा होगा? क्या वो चल रहे होंगे? तो सीधी सी बात है, वो चल रहे होंगे। अब आप ये कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, अब वैद्युत क्षेत्र ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रॉन पे बल कौन लगाएगा? और इलेक्ट्रॉन पे बल नहीं लगेगा तो चलेंगे क्यों? सीधी सी बात है, आपका सवाल होगा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जब भी किसी चालक में ई नेट का मान 0 होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है, तब भी उसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अब क्यों चलते हैं? कि ये चालक के पास कहीं से ना कहीं से इसे ऊष्मा मिल रही होगी। क्या मिल रही होगी? ऊष्मा। जैसे मान लीजिए आपने एक लोहे का तार लिया और अपने हाथ में पकड़ लिया, अब वो क्या है? चालक है, क्योंकि उसमें करंट आता है। अब लोहे का तार आपने पकड़ लिया, वो चालक है, तो क्या पकड़ने पे कोई करंट आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो गति तो कर रहे हैं, लेकिन जो गति करने वाला उनके पास जो वेग होता है, वो वेग का नाम होता है ऊष्मीय वेग। कौन सा वेग होता है? ऊष्मीय वेग। क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो ऊष्मा की वजह से घूम रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की वजह से नहीं। किसकी वजह से घूम रहे हैं? ऊष्मा की वजह से।
तो इस चालक को कहीं से ऊष्मा मिल रही होगी, जैसे कमरे में गर्मी है तो गर्मी का मतलब क्या है, ऊष्मा यानी हीट यानी टेम्परेचर, तो इस चालक को ऊष्मा मिल रही होगी। तो इस चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गति कर रहे हैं, और वो गति जो करते हैं उल्टी सीधी गति करते हैं, यानी उसे कहते हैं हम अनियमित गति, यानी एक इधर जा रहा होगा, फिर इधर जा रहा होगा, फिर इधर जा रहा होगा, फिर ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा, इसको कहते हैं सभी इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। तो अनियमित गति करते हैं वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो यहाँ पर इनका जो वेग होता है, इनका जो वेग होता है वो किसकी वजह से होता है, ऊष्मा की वजह से होता है, और वो ऊष्मा की वजह से जो वेग होता है उसको कहते हैं ऊष्मीय वेग। हर इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग अलग होता है। जैसा कि हम लिख लेंगे, माना कि चालक में n इलेक्ट्रॉन है, माना कि चालक में n इलेक्ट्रॉन्स हैं तथा इनका ऊष्मीय वेग, कौन सा वेग, ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग क्रमशः, ऊष्मीय वेग क्रमशः u1 वेक्टर पहले का, u2 वेक्टर दूसरे का, u3 वेक्टर तीसरे का, ऐसे करके कितना है, un वेक्टर है, यानी n इलेक्ट्रॉन है तो हर एक का वेग अलग हुआ। तो यहाँ पर क्या है, un वेक्टर है। ये लाइन हमें लिखनी है, क्यों लिखनी है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन पर कोई बल अब नहीं लग रहा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र 0 है। फिर भी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें ऊष्मा मिल रही है, और ऊष्मा मिल रही है तो ऊष्मा की वजह से उन पर वेग आता है, इसलिए उस वेग का नाम होता है ऊष्मीय वेग। हर इलेक्ट्रॉन का वेग अलग होता है। हमने माना कि चालक में n इलेक्ट्रॉन है तथा इनका ऊष्मीय वेग क्रमशः u1, u2, u3, u4 ऐसे करके un तक है। तो अब क्या करते हैं, इनका औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। औसत क्यों निकालते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन का वेग अलग है, हर एक इलेक्ट्रॉन का वेग अलग है, तो हमें एक औसत मान चाहिए, तो इसका निकालते हैं औसत। तो ऊष्मीय वेग, तो औसत ऊष्मीय वेग जब निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे औसत ऊष्मीय वेग। तो औसत ऊष्मीय वेग u से दिखाते हैं, तो यहाँ पे एबीजी लिख दूंगा, एवरेज, और वेक्टर लगा दें क्योंकि सदिश राशि होती है। तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल पदों का योग बट्टे कुल संख्या, मैथ में ऐसे ही करते हैं, कुल पदों का योग बट्टे कुल संख्या। तो यहाँ पे वेग का निकाल दो, जितने भी वेग हैं उनको जोड़ दो, पहला इलेक्ट्रॉन का वेग, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग, प्लस डॉट 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 करके जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सभी इलेक्ट्रॉन का वेग जोड़ दो। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन n है तो उसका भाग दे दो। जब ये सॉल्व किया गया तो पाया कि इसका आंसर 0 आया। क्या आया इसका आंसर भाई, 0 आता है, यानी औसत ऊष्मीय वेग का मान 0 होता है। इसीलिए जब भी आप लोहे की रॉड या लोहे के तार को आप पकड़ते हैं तो उसमें कोई करंट नहीं आता। आपसे पूछेगा कि लोहे के तार को पकड़ने पर कोई करंट नहीं आता, जबकि उसी तार को हम क्या करें, बैटरी से कनेक्ट कर दें या उसे अपने घर में जो स्विच है उसमें लगा दें तो करंट आने लग जाता है। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या हो जाता है उस तार में कि करंट आने लग जाता है। तो इस सवाल का जवाब यहाँ से आप सुन लीजिए कि जब आपके पास कोई भी तार होता है और तार को आप ऐसे पकड़ लेते हैं, उसमें कोई करंट नहीं आता, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनका औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। क्या होता है, औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, इस वजह से उसमें कोई करंट नहीं आता। जब इसी तार को आप क्या करते हैं, घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा देते हैं, स्विच में लगा देते हैं, तो इसमें करंट आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो औसत ऊष्मीय वेग जो 0 है वो 0 नहीं रहता। अब 0 नहीं रहेगा तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से निम्न सिरे से उच्च वेग की ओर, निम्न वेग से उच्च वेग की ओर गति करने लग जाते हैं, और उस औसत वेग का नाम होता है अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग जो है करंट को बनाने में पूरा सहायता करता है। बात समझ आ गई। तो क्यों नहीं लगता करंट, क्योंकि औसत ऊष्मीय वेग कैसा होता है, 0 होता है। और क्यों होता है, क्योंकि जब हम इसका टोटल निकालते हैं इन सभी का तो वो 0 आता है, इस वजह से हमें करंट नहीं लगता। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उल्टे सीधे घूमते रहते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ E बराबर 0 पर, यानी वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। यही है ना कहानी, E बराबर 0 मतलब, E बराबर 0 मतलब वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में होता क्या है कि जो चालक तार होता है, वो जो चालक तार होता है, यहाँ पे समझ लीजिए आप, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि चालक तार जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कुछ ऐसे चलते हैं, एक इधर जा रहा है, 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 कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये घूमने लग जाते हैं।
ठीक है ना, ये चलते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे, और इसको कहते हैं हम अनियमित गति। इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति है भाई, ये अनियमित गति है। तो अनियमित का गति का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हर एक का वेग अलग होता है, जब इनका औसत निकालते हैं तो औसत ऊष्मीय वेग शून्य आता है। अब ये कहानी थी वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र हो तब क्या करें, वैद्युत क्षेत्र हो तब क्या करें, तो तब क्या करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक चालक बना लिया फिर से। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, बैटरी से। अब बैटरी का काम क्या है भाई, बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना और उन्हें चलाना। बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन बनाना नहीं होता, बैटरी का काम होता है उन्हें ऊर्जा देना, यानी उन्हें गति प्रदान करना। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, अब हमने क्या किया, बैटरी जोड़ दी। तो ये वाला सिरा हो गया प्लस का, ये वाला सिरा हो गया माइनस का। अब क्या होता है, यहाँ से एक ई बनेगा जो अभी मैं बता रहा था बाह है। ये बाह है क्यों बना, क्योंकि बैटरी की वजह से धन सिरे से ऋण सिरे की ओर ई की दिशा हो जाएगी, तो प्लस से ऐसा जाएगा, ई का हो गया। अब ई हो गया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा इस तरीके से। अब ये जो बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। अब आप ध्यान से सुनिए कि जब ई नहीं था, ये वाला ई जीरो था, यहाँ इस प्रश्न में देखिए, यहाँ पर देखिए जब ई नॉट जीरो था तो ये यहाँ पे प्लस आवेश जम गया और यहाँ पे माइनस आवेश जम गया। तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस था, और ई का मान कितना था, जीरो। ऐसी स्थिति में इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो उल्टे सीधे घूम रहे थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो उल्टे सीधे घूम रहे थे, और इनका औसत ऊष्मीय वेग शून्य आ गया। अब क्या किया, जैसे हमने बैटरी से इसे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, तो ये सारे के सारे नेगेटिव आवेश यानी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से होते हुए प्लस की तरफ आ जाएंगे। अब प्लस की तरफ क्यों आएंगे, क्योंकि ये आकर्षण बल लगाएगा इस पर। तो ये सारे का सारा ऋण आवेश इधर आ जाएगा, और ये ऋण आवेश यहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और इस प्लस को शून्य करने लग जाएंगे। तो बात समझ आई, यहाँ से ऋण आवेश इधर आ जाएगा आकर्षण की वजह से, और ये ऋण आवेश यहाँ आ जाएगा। तो बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को चलाना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को देना और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भगा के वापस लाना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलने लग जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएंगे तो इन पर बल लगेगा, वो किसकी वजह से लगा, इसकी वजह से लगा। तो आप ध्यान दीजिए, अब ये आवेश यहाँ पे जमा हुआ नहीं रहेगा। इस वाले चित्र में देखिए, जब वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति थी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जम गए थे, आवेश जम गया था, और यहाँ पर भी जम गया था। जैसे ही हमने बैटरी लगा दी तो यहाँ पे आवेश अब जमेगा नहीं, यहाँ से आवेश निकल के चलने लग जाएगा। जब आवेश जमेगा नहीं तो इसके अंदर जो ई आंतरिक था, जो ई आंतरिक बना था, इसका मान लगभग जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये ई आंतरिक क्यों ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, इसलिए आंतरिक बना। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऐसी कहानी थी। जब यहाँ पे बैटरी लगा दी तो वैद्युत क्षेत्र आ गया, बैटरी लगाने का मतलब वैद्युत क्षेत्र आ गया, और वैद्युत क्षेत्र आ गया तो आंतरिक मान जो है ई का वो लगभग जीरो हो गया। कितना हो गया, लगभग जीरो हो गया, जीरो मान लीजिए। तो जब ये जीरो हो गया अंदर का, तो ये बाहर वैद्युत क्षेत्र बचेगा, और ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र बचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को इधर भगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को इधर भगाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है फॉर्मूला ड्राइव करने की, अनुगमन वेग की। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है उसको हम लिखते हैं F बराबर QE। क्या लिखते हैं, F बराबर QE। अब Q का मतलब यहाँ पे आवेश, तो किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, और वैद्युत क्षेत्र हो गया E, और यहाँ लगा देंगे माइनस। क्या लगा देंगे, माइनस। अब पूछोगा माइनस क्यों, तो माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन पर बल E की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में लगता है। इस बात को समझ लीजिए फिर से। यानी हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर और ई की दिशा है इधर, इलेक्ट्रॉन की दिशा है इधर और ई की दिशा है इधर, यानी ई की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है। तो ऋण का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन पर बल ई की विपरीत दिशा में लगता है। बस इतनी सी कहानी है। अब क्या करेंगे, आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आ रहा होगा तो इसके पास एक त्वरण होगा। तो हम क्या करेंगे, एफ की जगह लिख देंगे एम ए, एफ की जगह लिख देंगे एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए, और बराबर आ जाएगा माइनस के ई इंटू ई। और यहाँ से अगर त्वरण निकालेंगे तो माइनस के ई अपॉन एम आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, E/m आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ पे ये एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ये एक चालक में 1 मीटर क्यूब में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर जो कहानी बता रहा था मैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये उल्टे सीधे चलते हैं, इनका जो औसत ऊष्मीय वेग होता है लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। ये बहुत ज्यादा होता है। कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। इतने वेग से गति करते रहते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर कहानी कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा होगा। किसकी वजह से? ई की वजह से। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, घूम के वापस आ रहे होंगे बैटरी की वजह से। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ए का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया? ए का। यानी इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर बल लगाकर आ रहे होंगे तो किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसमें त्वरण होता है, त्वरण हमने इतना निकाल लिया। इतनी बात सही है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो हमने मान लिया बी है। क्या है? माना कि एन इलेक्ट्रॉन है, तो एन इलेक्ट्रॉन है तो एन इलेक्ट्रॉन का वेग लोगे, पहले का v1 मान लेंगे, दूसरे का v2 मान लेंगे, तीसरे का v3 मान लेंगे। अब आप कहोगे यहाँ पे तो u1 u2 माना था। u1 u2 इसलिए माना था जब वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, ई का मान नहीं था। अब वहां पे ई है तो वेग बदल जाएगा। यहाँ पर हमने u लिया था, वहां पे v ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम? वेग v ले लेंगे। और n इलेक्ट्रॉन होंगे तो n इलेक्ट्रॉन पर जो वेग लगेगा v1 v2 v3 ऐसे करके n आएगा, और उनका भी हम क्या करेंगे? औसत निकालेंगे। और वो जो औसत होगा वो अनुवर्ण वेग कहलाएगा। यानी जितने भी ये इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा वो इधर की इस दिशा में जाएंगे। यानी हम कहें ये निम्न विभव है और ये उच्च विभव है, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से चलते हैं। एक औसत वेग से गति करेंगे, औसत वेग से गति करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। उसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। यानी जो औसत वेग है इसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। फिर से समझिए कि जैसे हमने बैटरी को यहाँ पे लगा दिया, बैटरी के पास क्या होता है? विभवांतर होता है। तो विभवांतर की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक औसत वेग से गति करते हैं। उस औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? क्या करते हैं कि वैद्युत विभवांतर की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक औसत वेग से गति करते हैं। उस औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो औसत वेग निकालेंगे तो औसत वेग ही अनुगमन वेग होता है। तो इसको हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे औसत वेग ही अनुगमन वेग VD से दिखाते हैं होता है। अर्थात इसका फॉर्मूला कैसे निकालें? तो ये लिख दिया हमने VD, और पहले इलेक्ट्रॉन का वेग V1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का V2, तीसरे का V3 प्लस डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन है तो Bn हो जाएगा, और इसमें भाग दे देंगे n से। इस तरीके से औसत निकलेगा। अब इस तरीके से औसत निकलेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। तो VD की वैल्यू आ गई V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस V3 वेक्टर प्लस डॉट 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 Bn वेक्टर और बट्टे में n। अब आपको पता है गति का पहला समीकरण V बराबर क्या होता है? U प्लस AT। तो मैं अगर यहाँ V1 निकालूंगा, U का मतलब उसमें वेग पहले का U1 हो जाएगा, और यहाँ पर A और टाइम की जगह लिख देंगे टाउ। क्या लिख देंगे? टाउ। तो टाउ 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे। VD इजकल टू पहले के लिए आ जाएगा यहाँ पे U1 प्लस A टाउ 1 पहला, प्लस ऐसे U2 प्लस A टाउ 2 दूसरा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे U3 प्लस A टाउ 3 तीसरा, प्लस डॉट डॉट लगा देंगे। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? फिर डॉट 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 करेंगे, प्लस UN प्लस A टाउ n। और ये जो लिखा था आप लिख लेना इसे U प्लस AT से निकालेंगे। पहले के लिए आ जाएगा U1 प्लस A टाउ 1, दूसरे के लिए आ जाएगा U2 प्लस A टाउ 2। इस तरीके से आता रहेगा, और इसमें भाग दे देंगे किसका? n का। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ U1 और इस U2 को साथ में ले लूँ, फिर इस U3 को साथ में ले लूँ, प्लस डॉट 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 इस UN को साथ में ले लूँ,
और n का इसमें भाग जा रहा था, n का मैं भाग दे दूँ, ठीक है। प्लस ऐसे ही अब यहाँ पे बचा देगा a टावन, तो a को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि देखो इसके पास a है, इसके पास a है, इसके पास a है, उसके पास a, सबके पास a है। अब यहाँ बचेगा टावन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टावन, टाव 2, टाव 3 प्लस डॉट डॉट टाव n और बट्टे n, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको आप देखिए, इसकी शक्ल देखिए ध्यान से, ये औसत ऊष्मीय वेग हो गया। क्या हो गया भाई? ये औसत ऊष्मीय वेग हो गया जो यहाँ पे लिखा था, देखिए ये वाला। तो इसका मान कितना होता है? 0। तो हम इसका मान 0 लिख देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 0 प्लस ये आ गया a, और ये देखिए कुल पदों का योग बट्टे कुल संख्या। तो ये क्या है? एक औसत है। तो ये किसका औसत है? टाउ का। तो यहाँ पे लिखेंगे टाउ एवरेज। क्या लिख देंगे? टाउ एवरेज। और ये अनुगमन वेग के बराबर आ रहा है, तो अनुगमन वेग का मान आ गया a टाउ abg। अब a का मान हमने अभी निकाला था, a का मान निकाला था, देखिए यहाँ पे माइनस के ई बट्टे एम। तो माइनस के ई बट्टे एम यहाँ पे लिख देंगे, ई की जगह पर माइनस के ई बट्टे एम, और ये आ जाएगा टाउ एवरेज। और यहाँ से निकल के आता है आपका ये फॉर्मूला अनुगमन वेग का। किसका सूत्र है ये? ये सूत्र है अनुगमन वेग का। तो अनुगमन वेग का फॉर्मूला ये होता है माइनस के ई बट्टे एम और गुणा कर दो टाउ एवरेज से। अब ये टाउ एवरेज क्या है? अब इसकी बात आती है भाई, ये टाउ एवरेज क्या है? इसे हम कहेंगे, एवरेज का मतलब होता है औसत, एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। और टाउ का मतलब होता है श्रांति काल। कौन सा काल? श्रांति काल। तो यहाँ पे लिख देंगे श्रांति काल, श्रांति काल, ठीक है। और क्या पूछ रहा है इसमें? एम देखना है। तो एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र, ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ये। ई का मतलब क्या है? यहाँ पे ई का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र, ई का मतलब क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। और क्या बचा? और कुछ बचा ही नहीं। और वीडी का मतलब अनुगमन वेग होता है। यहाँ पर इस तरीके से हम डेरिवेशन को कर सकते हैं। समझना कहाँ से? बस आप इतना याद रखिए, जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं किसी भी चालक में, तो चालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाते हैं, और जाते हैं तो यहाँ पे जमते नहीं है, इसलिए ई आंतरिक कितना हो जाता है? लगभग 0 हो जाता है। तो इसका काम तो खत्म, लेकिन ये अब भी है, इसकी वजह से ई इधर जाते रहेंगे और इधर आके वापस घूमते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ पे जमेंगे नहीं, और जमेंगे नहीं तो इन पे बल लग रहा है, इसलिए इधर जा रहे हैं। और इस बल का मान हम निकालेंगे F बराबर QE से। अब F बराबर QE लगाएंगे तो Q का मतलब है आवेश, और किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश E लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन का आवेश E लिख दिया। और ऋण क्यों लगाया? ऋण इसलिए लगाया कि आवेश इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो E की विपरीत दिशा में। और यहाँ से हम F बराबर ma लिखेंगे, A का मान आएगा। और जैसे A का मान आएगा तो इसमें हम निकालेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है कि जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर एक औसत वेग काम करता है। औसत वेग क्या करता है कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जाता है इलेक्ट्रॉन को, और जब ये विपरीत दिशा में ले जाता है तो यहाँ पर हम औसत वेग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो औसत वेग क्या होता है? v1 v2 v3 सबको जोड़ दो, n से भाग दे दो। और अनुगमन वेग होता है, इसलिए हम यहाँ पे vd लिख देंगे। औसत वेग ही क्या? अनुगमन वेग। तो यहाँ पे vd लिख देंगे, यानी अनुगमन वेग बन गया इससे। और इसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे v बराबर u प्लस at से v1 u1 और a टाउ 1, v2 u2 a टाउ 2, ऐसी 3n तक लिख देंगे। और इनको हम सॉल्व करेंगे, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी टाउ एवरेज। और यहाँ से हम a का मान पीछे वाला उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका अनुगमन वेग। उम्मीद है ये आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक थोड़ा बड़ा, कहानी सी ज़्यादा है, तो ये कहानी आपको समझनी है। थोड़ा सा और समझाते हैं आपको कि ये टाउ क्या है, ये टाउ क्या है, ये टाउ क्या है, श्रांति काल क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाए थे अनियमित गति कर रहे हैं, होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन, और ये चालक इतना बड़ा है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये गया, दूसरे से टकरा गया, दूसरे से तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पांचवे से। तो ये टकराते रहते हैं, क्या करते हैं? आपस में टकराते रहते हैं, एक दूसरे से संघट्ट करते रहते हैं, और संघट्ट करते रहते हैं तो इनका वेग बदलता रहता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट किए, मान लीजिए पूरा बोर्ड एक चालक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट किए, मेरा हाथ इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे गया, इससे टकराया, फिर ये इधर मुड़ गया, फिर इससे टकराया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इससे टकराया। इस तरीके से ये चलते रहते हैं। जैसे यहाँ से गया, ऐसे टकराया, फिर ऐसे मुड़ा, 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 कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है, और इसी को कहते हैं हम अनियमित गति। तो ये टकराते रहते हैं। अब ये टकराता जो रहता है
तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर ले हम, जब एक इलेक्ट्रॉन यानी किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन कोई सा भी हो, हम किसी एक की बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले इससे टकराया और फिर किसी दूसरे से टकराया, तो इसने दो लगातार टक्कर मारी। कितनी लगातार टक्कर मारी? दो टक्कर। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से, इसने टक्कर इसमें मार दी और फिर टक्कर इसमें मार दी, तो यहाँ से यहाँ तक इसे टाइम लगा हुआ τ1 और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा उसे τ2। ठीक है, वैसे T1 T2 कहते हैं पर यहाँ पे हम τ1 लिखते हैं। तो इसमें टाइम लगा ये और इसमें टाइम लगा ये, तो इस इलेक्ट्रॉन में कितनी टक्कर की है? अभी फिलहाल दो, और भी करता है पर हम स्टार्टिंग की दो देखते हैं। कोई सी भी दो देख लो, स्टार्टिंग में कोई सी भी दो देख लो, पर क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत तो पहली है और इसके जस्ट बाद वाली है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है उसको हम कहते हैं टाउ, यानी श्रांति काल। क्या कहेंगे इसे? श्रांति काल। कोई पूछे श्रांति काल क्या है तो क्या कहेंगे कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जब टकराया तो इसने कुछ दूरी तय की हुई, मान ली λ1, और यहाँ से यहाँ तक की हुई ये λ2, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को हम कहते हैं मुक्त माध्य पथ। क्या कहते हैं? मुक्त माध्य पथ कहते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अनुमेय वेग की बात खत्म होती है और अनुमेय वेग की परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं VD से। इससे प्रदर्शित करते हैं VD से। मैंने अभी आपको बताया था कि वैद्युत विभवांतर के कारण चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। बताया था अभी, विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी यहाँ पर आप देखिए E की दिशा इधर है और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर। अब दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, यानी विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यहाँ पर देखिए दोबारा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, यानी ये हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर कौन सा विभव है? निम्न, और इधर कौन सा? उच्च। तो प्लस वाला उच्च होता है, माइनस वाला निम्न होता है। तो निम्न विभव से किधर जा रहे हैं? उच्च विभव की ओर। आप देख सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और ऐसे घूमते रहेंगे। तो ये कौन सा विभव हो गया? माइनस वाला हो गया निम्न, और ये वाला हो गया उच्च, ये वाला हो गया निम्न। तो इसको लिख देंगे मैं निम्न, इसको लिख दूंगा मैं उच्च। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? देखो इधर से जा रहे हैं इधर की साइड, इधर से जा रहे हैं इधर की साइड, ऐसे घूम के ऐसे करके ऐसे आएंगे। तो ये कौन सा है? निम्न, और ये कौन सा? उच्च। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आते हैं। तो यहाँ लिख देंगे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जिस औसत वेग से आते हैं, बताया था एक औसत वेग से आते हैं, औसत वेग से गति करते हैं, उस औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। उसमें वेग तो 0 होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तार में, फिर से समझिए, कोई आपसे पूछे कि किसी भी तार में, क्या पूछे? किसी भी चालक तार में, किसी भी चालक तार में आपके पास मान लीजिए चालक तार है और आपसे कोई पूछे इसमें करंट नहीं आ रहा, तो करंट क्यों नहीं आ रहा? तो इसमें करंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका औसत उसमें वेग 0 है, इसलिए इसमें कोई करंट नहीं आ रहा। और वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उल्टे सीधे गति करते हैं, यानी अनियमित गति करते हैं। जैसे ही क्या करते हैं, हम बैटरी लगा देते हैं तो इसमें करंट आने लग जाता है, या स्विच में कनेक्ट कर देंगे, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसमें कनेक्ट कर देंगे तो देखेंगे इसमें करंट आ जाएगा। यानी पहले तार में करंट नहीं आ रहा था और इलेक्ट्रिक स्विच या बैटरी से कनेक्ट करते ही उसमें करंट आने लग जाता है। वो क्यों आने लगता है? उसकी वजह होती है कि इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर एक बल काम करता है, और वो जो बल की वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से निम्न वेग से उच्च वेग की ओर चलने लग जाते हैं, और उस औसत वेग का नाम होता है अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग की वजह से करंट लगने लग जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इसकी परिभाषा हो गई, और ये बात कर रहे थे मुक्त माध्य पथ क्या होता है। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्यमिक पथ कहते हैं। लैम्डा से इसे प्रदर्शित करते हैं। विश्रांति काल या श्रांति काल क्या होता है? इसकी परिभाषा, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय को श्रांति काल कहते हैं और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, समय है तो एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब हमने समय मान लिया टाउ, तो दूरी ये वाली चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा, और चाल यहाँ पे लिख देंगे एवरेज वाली, तो वी एवरेज लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला ऐसे भी निकल के आ सकता है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वी को एवरेज लिखो या मत लिखो,
पर ये वाला आपका फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा टाउ के रूप में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कवर किए ये टॉपिक जिसका नाम था विद्युत धारा, उसके आगे प्रश्न। अनुगम वेग क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना, पेपर में पूछा जाता है। श्रांतिकाल है, मुक्त माध्य पथ थोड़े ज्यादा नहीं आते हैं पर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।